बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। कल जुडिशियल कमीशन के इजलास के बाद ये बड़ा रौला पड़ा रहा कि जनाब 5 नाम जो चीफ जस्टिस की तरफ से नामजद किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर के लिए, वो जुडिशियल कमीशन के 5 अरकान ने मुस्तरद कर दिए हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, यानी कमीशन की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि नहीं जनाब, मुस्तरद नहीं हुए, बल्कि इजलास जो है वो डेफर हुआ है, मुलतवी हुआ है, मौखर हुआ है या अडजन हुआ है। और अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो कहते हैं वो इस हक में थे कि इजलास जो है वो मौखर कर दिया जाए। उसके बाद काजी फायद ईसा साहब ने खत लिखा चीफ जस्टिस के नाम, और फिर एक खत आज लिखा जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने। और फिर इसके जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर वो जो मीटिंग की कार्रवाई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो मुकम्मल तौर पर A to Z सारी रिकॉर्डिंग जारी कर दी गई है। और वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की कौन सच बोल रहा है, कौन गलतफहमी का शिकार है, कौन झूठा है, इस पर बात करेंगे। और फिर पंजाब असेंबली में आज स्पीकर का इलेक्शन हुआ है। PTA वालों और काफ लीग वालों का जो उम्मीदवार था वो जीत गया है। और लेकिन ये गैर आईनी ये इलेक्शन था। ये गैर आईनी कैसे था, हुआ क्या वहां पे, मैं इसको गैर आईनी क्यों कहता हूं। और फिर वहां ये नून लीग वालों को जो एक उम्मीद थी कि आज हम सरप्राइज देंगे, वो सरप्राइज देने वाले थे कि नून लीग के अपने ही कुछ लोग बगावत कर गए। ये अंदर की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान की बोलती बंद। वो आपने देखा कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें जो भी मामला उठाए गए, जो भी हुआ, सारा कुछ वो एक एक चीज। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आ गई जिसमें इन पे जो इल्जामात इमरान खान पे थे कि गैर मुल्की फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, और इस पे मैंने कल बड़ा तफसीली एक वीलॉग किया था। और फिर उसके साथ भी कुछ मेरी इतला के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है वो उसने बड़ी तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया इस केस पे। वो लिखना लुखना जो भी है वो लंबा चौड़ा ज़ाहिर एक जजमेंट होगी, और वो कानूनी टीम जो है वो मामलत कर रही है मेरी इतला के मुताबिक। और वो वस्त अगस्त तक वो फैसला जो है वो जारी होने का इम्कान है। तो कल भी मैंने कहा था कि 10-15 दिन में आ जाएगा, तो आज ये पता चला कि वस्त अगस्त तक, अगस्त के आगे पीछे 2-4 दिन, 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से बाद थोड़ा बहुत आ सकता है। कल मैंने इस पे वीलॉग किया था कि दूसरा पहलू जो है वो भी पेश नजर रखना चाहिए। और मेरे इस वीलॉग को ज्यादा पसंदीदा नहीं मिली, बहुत लोगों ने, यानी उसकी वो जो व्यूअरशिप है वो कम रही। तो भाई मसला ये है कि या तो पॉपुलर वेव्स के साथ आप बह जाएं, जो लहरें होती हैं एक उठती हैं कोई क्या लिया मकबूलियत की, उनके साथ बहना शुरू कर दें, या फिर हक सच की बात करें, या जो आपका विजन कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, जो सोच कहती है, वो अपने दोस्तों के सामने रखें। भाई मैंने ये कहा था कि एक हाइप, मेरा मतलब कहने का ये है कि ये एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं नून लीग वाले और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, कि जिसमें लगता है कि पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर बह जाना है। जैसे कुछ फिल्में नहीं होती कि जब बहुत ज्यादा किसी मामले की या किसी इवेंट की हाइप क्रिएट कर दी जाती है तो लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत उससे वाबस्ता हो जाती हैं। और फिर होता यह है कि जब लोग उन अपनी तवक्कुआत के साथ वो चीज देखने जाते हैं, फिल्म या इवेंट, कोई भी चीज कह लें आप, और उन्होंने जो बनाया हुआ एक बुत वो जब टूटता है तो वो एक क्लास फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। कई मिसालें हैं इसकी। वो इंडिया में एक माचिस फिल्म आई थी तो वो फ्लॉप हो गई, लेकिन जब उसको अवार्ड्स मिले, मेरे ख्याल को 7-8 अवार्ड जीत लिए थे, सारे अवार्ड वो जीत गए, तो फिर दोबारा वो लगी और फिर वो उसने वो एक क्लास बिजनेस उसने किया। इस तरह के मामला होते रहते हैं पाकिस्तान में भी, कि ऐसे इवेंट्स जिनकी बहुत ज्यादा मशहूरी कर दी जाती है, वो एंड जैसे भारत और इंडिया के साथ जो मैचेस होते हैं उसमें पाकिस्तानी मीडिया ऐसी हाइप क्रिएट कर देता है कि शायद हमने उनको रगड़ा लगा देना है इंडियन टीम को, और इंडिया वाले ये कर रहे होते हैं जनाब वो ठोका ठोका इस टाइप, मतलब गाने शाने जो भी है वो चलता रहता है जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच होते हैं। और फिर जो मायूसी होती है, अगर नॉर्मल अंदाज में हम उसको देखें तो फिर तो कोई ऐसा बात नहीं, मैच है,
लेकिन जो हाइप मीडिया क्रिएट कर देता है, उसके बाद जब मैच होता है तो फिर टीवी तोड़ देते हैं लोग, और हार्ट अटैक हो गया जनाब, बुजुर्ग, इस तरह की खबरें आती है ना। इसलिए मैंने जो विलाप किया था कल कि भाई जी इतने खुश ना हो, उसमें बहुत सारे जो भी फॉरेन फंडिंग वाला मामला है वो बिल्कुल 101% ठीक है, कोई उसमें बात ही नहीं। बहुत सारे सबूत हैं कि ममनुआ फंडिंग या गैर कानूनी फंडिंग हुई है, और फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें जो बातें उन्होंने बताई हैं वो नई बातें नहीं है। वो सारी चीजें जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर मौजूद है। और फिर वो जो वोटन वाली जो आरफ नकवी वाली जो बात है, वो आज की बात थोड़ा है, उसका बयान नफी तक आ चुका हुआ है, ये भी पुरानी बात है। वो वोटन क्लब ला के, हाँ, ये कुछ चीजें उसमें से रिकॉर्ड में से लेके बताई गई हैं कि अबू धाबी के जो हुक्मरान खानदान है उन्होंने भी उसमें कोई फंडिंग की थी, और चैरिटी के नाम पे वो जो उनका घर है आरफ नकवी का, अबराज ग्रुप वाले जो है उनका ऑक्सफोर्ड शायर में, तो वहां उसका नाम भी वोटन पैलेस है, तो वहां उन्होंने क्लब श्लब में वहां मैच मूच करवाते थे, शराब भी चलती थी, खान साहब भी जाके बालिंग शैलिंग करवाते थे, वो चैरिटी के नाम पे। ये कल मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में थे कि वो शौकत खानम को, क्योंकि चैरिटी मैच है तो चैरिटी तो जमात के लिए नहीं होती, जो खैरात होती है, खैराती मैच वगैरह है, वो तो किसी फलाही काम के लिए होता है। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम शौकत खानम को ये फंडिंग कर रहे हैं। बहरहाल वो ये तो है एक पहलू कि बहुत ज्यादा खुश होने की। मैं ये कहता हूं कि हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें, जो भी फैसला आता है उसके मुताबिक आप अपना रद्दमल दीजिएगा। वो मैंने कुछ पहलू बताए थे कि हो सकता है कि यहां तक ही रहे मामला। हाँ, ये बात ठीक है कि 62(1)(f) के तहत इमरान खान ताहियात, ये नहली का मैंने हल्का सा जिक्र किया था, वो पहला पहलू है। ये दूसरे पहलू की मैंने बात की थी, ये जो पहला पहलू है कि ये नाहल हो सकता है, जमात में बंदी लग सकती है, इसमें तो मैं कई विलाग्स कर चुका हूं कि पूरे सबूत है कि खान साहब नहल हो सकते हैं, ताहियात नहल हो सकते हैं। बल्कि मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है खान साहब और नवाज शरीफ इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट में खड़े हों कि जनाब ये जो झूठा बयान अल्फीज सादक और अमीन ना होना जो है, ये ताहियात नहली नहीं बनती, एक दफा नहली बनती। यहां तक भी मैं ये कह चुका हूं। अगर सहारे जब बंदा वो देता है हर साल अपने खाते जमात के, तो पार्टी हेड है, उसने एक एफिडेविट देना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है, जो बयान अल्फी की बुनियाद पे होता है। और 62(1)(f) कहता है कि अगर कोई अदालत किसी को कह दे कि झूठा है तो फिर वो ताहियात नहल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन भी अदालत की तरह काम करता है, जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो होते हैं वो अदालती कार्रवाई होती है, तो ये उसी तरह का एक मामला है। अगर वहां से ये आ जाता है कि इन्होंने एफिडेविट झूठा दिया था, लेकिन उसने भी कई चालाकियां की हुई हैं इमरान खान ने, ये भी मैं बता दूं। उसने बहुत सारे बात ये कहा कि मैं ये फंडिंग आई हुई है मुझे, यानी ये ममनुआ फंडिंग तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहां से, सोर्स का नहीं मुझे पता। वो तारिक शफी से पूछे जिसके जरिए आई है, या इबराज वाले से, इबराज की इन्होंने बड़ी फेवर शेवर की है। बशीर मेमन का एक इंटरव्यू मैंने भी उनके साथ एक दफा बात की थी, तो उन्होंने कहा जनाब जब मैंने इबराज ग्रुप के खिलाफ, उनके खिलाफ आरफ नकवी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की DGFA के तौर पर, तो इमरान खान ने बड़ा नाराज हुए थे, ये क्यों खोल दिए, बंद हो गए। बहरहाल ये पहलू भी आप मद्देनजर रखिए। चांस 100% यही है कि फॉरेन फंडिंग साबित हो गए हैं, फैसला यही आएगा। लेकिन वो किस हद तक अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जब्त करते हैं जो ये फंड्स हैं, या रेफरेंस कहते हैं जनाब पाबंदी लगा दें जमात पे, या फिर वो एफिडेविट की बुनियाद पे इमरान खान साहब के हवाले से भी कोई अगर जजमेंट दे देते हैं, तो फिर सारा, फिर मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट बैठा चाहिए, जो बात कर रहे हैं ना फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट, ये भी वही हाइप है। ये आप सच्ची बात समझने की कोशिश करें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस बैठे हुए हैं, 13 जजेस हैं, और एक जज साहब जो है उन्होंने, जो सजाद अली शाह साहब है, उन्होंने 13 अगस्त को रिटायर हो जाना है। चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस है, अगर फुल कोर्ट बैठती है तो 13 जज होंगे। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि कितने जज उसमें हम ख्याल हैं, कितने जज इंडिपेंडेंट हैं। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला केस था, उसमें ये एक तकसीम जो थी, ये वाजे
होके सामने आ गई थी। खासतौर पे जो उनके नजरसानी वाला मामला था उसमें तकसीम जो है वो खुल के सामने आ गई थी। पता चल गया था जनाब कौन से जज किधर है, कौन से नहीं किधर है। और ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं, उनके हम ख्याल जजों की अब जो बात करते हैं, जो बेंच पिछले दिनों बने हैं, हम ख्याल में तो जनाब अब मैं लिस्ट आपके सामने आपको बता देता हूं, बल्कि वो लिस्ट हम दिखा भी देते हैं आपको, ये आपके रिकॉर्ड में, ताकि ये रहे वो देखे। चीफ जस्टिस साहब अपने एक माइंड है जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि चीफ जस्टिस शायद खदान खास्ता इंसाफ नहीं कर रहे। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है, उनका नंबर है। जस्टिस काजी फायज साहब चलो कह रहे इंडिपेंडेंट जज हैं। और फिर उनके बाद सरदार तारक मसूद साहब, वेरी ऑनेस्ट, ये मैं जाती गवाह हूं, लाहौर हाई कोर्ट में जब थे उनके साथ बेचारों के साथ ज्यादतियां भी बड़ी हुई हैं। और वो ज्यादती उनके साथ ये हुई थी कि जब एजाजुल एहसन को नवंबर 2015 में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और जस्टिस मंजूर मलिक के बाद, तो ये सीनियर मोस्ट थे सरदार साहब, जो सरदार तारक साहब, ये अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाले बंदे। मैंने इनके माथे पे शिकन नहीं देखी थी, तो मंजूर मलिक के साथ इनको सुप्रीम कोर्ट ले गए और एजाजुल एहसन साहब को यहाँ लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। बारी इनकी थी और बना दिया उनको। और फिर ये जब काजी साहब वाला केस लगा पहला, तो जुडिशियल जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ, तो उसमें जो तारक मसूद साहब थे यही बायस बने थे कि एजाजुल एहसन साहब भी उस बेंच से उठ जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि ना मैं इससे मेरा फायदा हो सकता है, अगर काजी साहब घर चले जाते हैं तो मैं चीफ जस्टिस बन सकता हूँ। वो काजी साहब के होते ही नहीं बन सकते, तो पहले रिटायर हो जाना इन्होंने, तो इसलिए मैं नहीं बैठना, मैं सोच गया नहीं बैठना। एजाजुल एहसन साहब तो उठ ही नहीं रहे थे, एतराज भी किया था उन्होंने कि जनाब एजाजुल एहसन साहब तुसी उठ जाओ। लेकिन फिर वो जब तारक मसूद साहब ने कहा, अंदर मीटिंग हुई, उठ के चले गए जजेस, बाद में आए तो तारक मसूद साहब ने ये बताया फिर कि मैं तो बैठने नहीं चाहता, भाई एजाजुल एहसन साहब को भी उठना पड़ा। अच्छा चलो तारक मसूद साहब भी चलो, जो मैं कह रहा हूँ उन लोगों में। फिर एजाजुल एहसन साहब इनके बारे में बातें सुन ही रहे हैं। और सजाद अली शाह साहब, उसके बाद वो सजाद अली शाह साहब ने जो कमीशन में बिल्कुल हम ख्याल थे चीफ जस्टिस के, पक्का पक्का वोट दिया। और फिर सैयद मंसूर अली शाह साहब, ये अपराइट, इन्होंने काजी साहब की फेवर में जजमेंट दी थी। अच्छा, वो मैं तकसीम की बात कर रहा हूं कैसे हुई थी। फिर मुनीब अख्तर साहब जूनियर जज थे सिंध हाई कोर्ट के, वहां से लाया गया, बड़ा रौला शोला पड़ा था। फिर याहिया फरीदी साहब, इन्होंने काजी साहब की फेवर में दी हुई है जजमेंट और अपराइट समझे जाते हैं। और फिर जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, ये काजी साहब की फेवर में इन्होंने कल जजमेंट दी थी, ये भी ठीक है। और फिर सैयद मुज़ाहर अली नकवी साहब, जिन्होंने नोट लिखा था कि ये जो नून लीग वाले जो हैं, ये जनाब नैब में को तरमीम कर रहे हैं कि वो जो प्रोसिक्यूशन है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसपे सू मोटो लेके उन्होंने स्टेज 2 कर दिए थे। नून लीग के आते ही जो पहला बंद बांधा गया था वो मुज़ाहर अली नकवी साहब के कहने पे सू मोटो लिया गया था। और फिर इसके बाद आ गए जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया, ये वाला जज 63A वाले मामले में उनका नई जजमेंट नहीं लिखी जा सकती। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं, ये भी जूनियर जज थे सिंध से आए हुए हैं। और फिर आयशा मलिक साहब भी बड़ा रौला पड़ा था, काजी साहब ने बड़ी मुखालफत की थी इनको ना लेके आए क्योंकि ये जूनियर जज हैं। ये सारी सूरत हाल है। इसमें भी मैं ये कहता हूँ एमी खुशियां ना मनाया करो, बहुत सारे मामला जेडे होंगे ने, इस पे भी अगर वो फुल कोर्ट बना दें तो वहां ये ठीक है कि बेंच के ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ जहन बदल सकते हैं, कुछ जहन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब वो अगर फुल कोर्ट बैठ जाएगी तो 100% हमारी सोच के मुताबिक फैसला आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होना। ऐसे बस हमें खुश न रहा करो। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम उस तरफ कि वो जजेस साहबान जो हैं, काजी साहब ने कहा जनाब 5 लोगों ने हमने वो मुस्तरद कर दिया था नामों को, और ये प्रेस रिलीज कैसे जारी होगी, प्रेस रिलीज में कहा गया मुलतवी हुआ, हालांकि वो मुस्तरद हो गए थे नाम, मुलतवी नहीं हुआ। और फिर जो सरदार तारक मसूद साहब हैं, उन्होंने भी ये खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब ये जो PRO होता है ये ना सेक्रेटरी था ना उसका मेंबर है, तो इसने प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दी, यानी ये आपके कहने पे उन्होंने कहा जारी कि उन्होंने फिर पूरी तफसील लिखी कि जनाब 4 ने ये कहा, 1 ने ये कहा, 2 ने ये कहा। जो सरदार तारक मसूद साहब उन्होंने अपना खत, दोनों जज साहबान ने कहा जो मीटिंग मिनट्स हैं वो मंजर आम पर लाए जाए। अभी मीटिंग मिनट्स लिखे जाएंगे, फिर वो इनके पास आएंगे, ये डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, जो भी
मामला हुआ अंदर, वो सारा रोला शोला खैर पड़ा रहा। कल मैंने अपने व्लॉग में ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेरा एक तजर्बा है सहाफत का, कोर्ट रिपोर्टिंग का, तो प्रेस रिलीज में गलती नहीं होती। आमतौर पर बहुत कम होता है कि उससे जो फैक्ट्स है उनको चेंज किया जाए या तब्दील किया जाए। हाँ, अगर कोई नजरिया बयान किया जा रहा है, कोई और चीज है, कोई खिताब है, उसमें तो हो सकता है। प्रेस रिलीज में जो फैक्ट्स पर मुश्तमिल उसमें गड़बड़। इसीलिए मैंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल ने कमजोरी दिखाई है, ये बात साबित हो गई है। और ये जो ऑडियो है, ये उन्होंने बताया जनाब फलाफरा रूल्स के तहत हम ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं पूरी कार्रवाई, और वो कहते हैं जनाब ये हम जारी कर दी उन्होंने प्रेस रिलीज, और वो सॉरी उस पर जो उनकी वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, ये 2 घंटे 25 मिनट और 29 सेकंड की ये टोटल वीडियो है, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमान से शुरू होके काजी साहब की आखिरी जो गुफ्तगू थी और सरवर जलाल असमानी साहब की जो बातें हैं वहां तक। इसमें बिल्कुल ठीक है, सरदार साहब जो हैं, सरदार तारक साहब, वो कह रहे हैं उनकी बारी पहले आती है कादी साहब से, तो हर बंदा बारी बारी बोलता है। जो अख्तर साहब हैं नुमाइंदे, उन्होंने 5 नाम मुस्तरद कर दिए। आजम वजीर तारड़ ने नाम मुस्तरद कर दिए। आजम वजीर तारड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि पेशावर के कुछ और जजों को भी कंसिडर किया, जो चीफ जस्टिस की बात हो रही है। सिंध वाले तो सारे करते जा रहे थे ना मुस्तरद, और फिर जो खाली अभी सीट नहीं उस पर भी सबका इत्तेफाक था कि यार ये पहले कैसे हो गया। ये सारी बातें होती जा रही। फिर जनाब जो अख्तर साफ अली साहब है, अटॉर्नी जनरल साहब, जो जूम पे वीडियो लिंक पे वो अजलास में शरीक थे, जो पानी भी पीते हैं उसमें बीच में से, अख्तर साफ अली साहब जो है वो 1 घंटा 29 मिनट और 45 सेकंड पे आते हैं, वहां अपने बयान फरमाते हैं। वो जनाब फिर इधर उधर की बातें करते हैं कि मेरे पास तो डाटा नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जनाब सीनियरिटी की बात करते हैं, साख की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज जाते हैं उनको देखना चाहिए कि कितना अरसा उन्होंने रहना है, मुनासिब वक्त उनको मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक चीज जो कहते हैं वो जो सरदार तारक मसूद साहब की बात है, उसको कहते हैं कि जो सरदार तारक मसूद साहब ने कहा है उसको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। यानी जो काजी साहब फरमा रहे हैं, जो सरदार साहब फरमा रहे हैं, वो ठीक है, ओके ठीक है, ये बात वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि उसके आगे कुछ नहीं कह रहे, मुस्तरद करने वाली बात नहीं कह रहे। बार पे जाते हैं, वहां से भी इधर उधर हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यार कोई ऐसा ना हो जाए। फिर असमानी साहब जो है उनकी जो राय है कि मुलतवी कर दिया जाए रूल्स का जो रोला है सरमद जलाल असमानी साहब का, तो वो उसकी राय की भी बात करते हैं, असमानी साहब की भी। फिर वो कहते हैं कोई ऐसी यार गलती ना कर बैठिए कि रूल्स वगैरह अभी बाकी डाटा भी देखना है, वगैरह वगैरह। और फिर वो कहते हैं कि असर मनीला को मेरे ख्याल में होना चाहिए, लेके आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यहां तक ओके ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद फिर वो कहते हैं वो एक 38 मेरा ख्याल यहां कोई बात करते हैं 1:37 पे, यानी 1 घंटा 37 मिनट में वो 1 घंटा 29 मिनट और 45 सेकंड में बात शुरू करते हैं, और 1 घंटा 38 मिनट और 8 सेकंड पे वो उनकी सारी वो वाइंड अप खत्म हो जाती है बात। तो वहां वो जो कहते हैं वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में डेफर कर देना चाहिए सारे मामले को, और ये रूल्स वगैरह पहले बना लें। वो जो फरमा रहे हैं ये बात डेफर करने की वाजे तौर पे, बाकी तो वो कहते हैं वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ओके है, ठीक है, ये है, वो है, वहां वो वाजे तौर पे कह देते हैं कि जनाब ये आप जरा सुन लीजिए। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये होगी कि इन मामला को फिलहाल आप डिफर कर दें और रूल्स बहुत तेजी से बनाएं। फिर अगर ये कह देते हैं तो जो उन्होंने चीफ साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, जो चेयरमैन है, कि जनाब एडजर्नमेंट के हक में ज्यादा वोट थे, 5 वोट थे, इसलिए मैं एडजर्न कर गया। अच्छा, अब जब काजी साहब अपने दलाइल दे रहे होते हैं तो 2 घंटे 13 मिनट और 40वें सेकंड पर चीफ जस्टिस
अजलास को एडजर्न करने का कहकर उठ जाते हैं। We are adjourning now because No, I have not spoken, sir. At least hear me. You can't do this. You had agreed to let me speak. जिस पर काजी साहब एतराज करते हैं और सरमद जलाल उस्मानी साहब वो कहते हैं जनाब ये एडजर्न कर रहा हूं। तो सरमद जलाल उस्मानी साहब की आवाज बीच में आती है कि यार 4-4 वोट बराबर है तो फिर एडजर्नमेंट ही होनी है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, एडजर्नमेंट की बात। तो फिर वो एडजर्न हो गया और इसके बाद फिर सारा मामला जो है ये रोला शोला जो भी है वो आपके सामने है, पड़ता रहा। अच्छा, अब वो जो मैं बात कर रहा हूं स्पीकर की, उसमें हुआ क्या? ये हुआ जनाब के जो बैलेट पेपर थे उन पर सीरियल नंबर लिखे हुए थे, यानी काउंटर फाइल जहां से फाड़ के दिया जाता है वहां भी वही सीरियल नंबर है, और जो उसके आगे जो बैलेट पेपर है जो खुफिया होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि जनाब ये किसका वोट है, यानी वो काउंटर फाइल पे नाम लिखा जाता है, वोट नंबर लिखा जाता है, हल्का लिखा जाता है। अगर उस पर फर्ज करें 41 है और बैलेट पेपर भी 41 है, जब 41 वाला बैलेट पेपर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जनाब इसने तो गुलाम बंदे ने वोट ही नहीं दिया हमें, ये किसी और को दिया, पता चल जाएगा किसने किसको वोट दिया। तो वो इसमें सारे लगे हुए थे। ये आइन का आर्टिकल 226 है जिसमें कहा है कि वजीर आला और वजीर आजम के अलावा तमाम इलेक्शन जितने भी हैं वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की तजवीजें वगैरह की थी कि कोई नंबरिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा। तो सेनेट के इलेक्शन वाली बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये खुफिया है और खुफिया ही रहना है, पता नहीं चलना चाहिए। खुफिया का मतलब ये होता है कि पता ना चले। इन्होंने ये किया कि उसमें नंबर अलॉट कर दी, और इन्होंने मेरी इतला के मुताबिक जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ उसमें इन्होंने धमकी दी बाकायदा कि जनाब ये हमने कर दिया है, हमें पता चल जाना है किसने किसको वोट दिया है। ये वहां हुआ। वहां वो राना अफजल साहब ने जो MP हैं उन्होंने रोला डाला, मियां रऊफ ने रोला डाला। मियां रऊफ कहते हैं मुझे मेरे ऊपर सीरियल नंबर था 340, और राना अफजल साहब कहते हैं वो उनका PP 40 से है, वो MP उनका 41 सीरियल नंबर लिखा हुआ था। सबके ऊपर सीरियल नंबर लिखे हुए थे। इसलिए ये खुफिया वोटिंग नहीं है, यानी ये आइन के आर्टिकल 226 के खिलाफ है। अब ये अदालत में लेके जाते हैं या कहां लेके जाते हैं, क्या मामला होता है क्या नहीं होता, ये बहरहाल तय है कि ये गैर आईनी ये हुआ है। और जो काफ लीग और PTA के उम्मीदवार सुल्तान खान स्पीकर, उनको 185 वोट मिले हैं और सैफुल मुल्क खोखर को 175 वोट मिले हैं। अच्छा, अब जब ये सीरियल आई तो मैंने पूछा कि बाइकआउट क्यों नहीं किया। बाइकआउट इसलिए नहीं किया कि ये सरप्राइज देने की चक्रों में थे कि इसके बावजूद सरप्राइज दे देना हमने। इन्होंने कुछ लोग ऐसे थे, क्योंकि इसमें वो 63A तो लगती नहीं, डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, ये जिसको दिल करता है वोट दे सकते हैं, पार्टी पॉलिसी का पाबंद नहीं होता स्पीकर के इलेक्शन में। तो वो इन्होंने कोई 5-6 लोग जो थे वो PTI काफली वगैरह ये जिधर उधर से इन्होंने अपने साथ मिलाए हुए थे, और मेरे जराए कहते हैं इनके जुम्मेदारान के हवाले से कि वो जो निशानियां रखी जो कि ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, या सीरियल नंबर वगैरह जो भी था, वो PTI और उनके 5-6 वोट इनको पड़े हैं। और लेकिन अगर 5-6 वोट पड़ जाते तो ये 181-2 से जाके निकल जाते इनके जो उम्मीदवार हैं सैफुल मुल्क खोखर साहब, लेकिन इनके भी वोट टूट के उधर गए। ये भी एक बात है कि इनके अगर उनके 5-7 आए हैं तो इनके 8-9 उधर गए हैं। ये सारी बात जो है कैलकुलेशन जो है वो होगी हुई है, जमा तो फ्रिकी होगी हुई है। ये इस तरह हुआ है, इसमें उधर से वोट उधर आए हैं, उधर से अपने वोट नून लीग वाले नहीं संभाल सके। ये बात कंफर्म है, पक्की 101% जो मुझे मेरे जराए ने बताई है। बहुत अंदर के जो जराए वो जो कह रहे हैं निशानियां रखी हुई थी वो ठीक है, कुछ 4-5 वोट इधर उधर भी हुए, एक ने अंगूठा लगा दिया था नून लीग वाला, उसका कैंसिल हो गया, 4-3-4 उनके भी कैंसिल हो गए। कैंसिल जो हो गए PTA वगैरह के वो भी इसीलिए इसी तनाजरे में हो गए कि ये भी चलो हमारे खाते में आ जाते तो ये जाहिर है अगर नून लीग के 4 PTA के 4 वोट कैंसिल हो रहे हैं तो इतने बच्चे तो नहीं होते ना तो वो फायदा तो सैफुल मुल्क खोखर को होना था जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। ये सारा कपड़ा हो गया वहां, इधर से उधर से
वोट जो है वो आगे पीछे हो गए। ये असल सूरत हाल है। मैं कहता हूं कि मैं फिर कहता हूं कि पॉपुलर वेव्स के साथ हमने नहीं चलना, हमने जो सही तज्जिया है वो पेश करना है और आपने भी सही सुनना है, ठीक है ना। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।